हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने हमारी कहानी की पिछली कड़ियों अधूरा प्यार, बहन की साजिश, किराए के पापा में देखा कि सौम्या की सौतेली बहन साजिश के तहत उसे बुरी तरह फंसा देती है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सौम्या एक प्यारी सी बेटी रोही को जन्म देती है और 8 साल बाद जब अयोध्या एयरपोर्ट पर किसी फंक्शन को अटेंड करने अपने घर वापस आती है तो उसे रिसीव करने उसके पुराना बॉयफ्रेंड अहम और निहारिका आते हैं। निहारिका सौम्या से मिलते ही उसे ताना मारने लगती है, जिससे सौम्या की बेटी रोही गुस्सा हो जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारी कहानी में आगे क्या होता है। क्या बोला आपने मेरी मम्मा को? आपको बड़ों ने सिखाया नहीं कि दूसरों से किस तरह बात करनी चाहिए? निहारिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की उससे इस तरह सवाल करेगी। अहम, देखो तो इस छोटी लड़की को किस तरह टपर टपर कर रही है। और मम्मा, कौन सी मम्मा की बात कर रही है तू? ये रही मेरी मम्मा, और आप इनसे इस तरह बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। रोही को इस तरह गुस्सा देखकर निहारिका और अहम पूरी तरह समझ चुके थे कि यह बच्ची सौम्या की बहुत खास है। शांत रहो रोही, यहाँ वापस आओ मेरे पास। कौन है यह जो इतना बोल रही है? इसे तुमने इतना छूट क्यों दे रखी है? इसे तो यह भी नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। यह है मेरी बेटी रोही और इसे पता है किससे किस तरह बात करनी चाहिए। यह सुनते ही अहम और निहारिका भौचक्के होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी यह अंदाजा ना था कि सौम्या को इस तरह बेइज्जत करने के बाद कभी भी सौम्या उनसे आंख से आंख मिला सकेगी। क्या बेटी? वो भी तुम्हारी? हाँ, मैं बेटी हूँ इनकी। आपको कोई दिक्कत? रोही के सामने उसकी मम्मा से कोई सवाल जवाब कर ले यह रोही को बिल्कुल बर्दाश्त ना था। इसीलिए आज भी रोही बिना डरे अहम और निहारिका के हर सवाल का जवाब अपनी मम्मा से पहले दे रही थी। हाँ अहम, रोही मेरी बेटी है। दीदी, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था हमने कि आपने हमें अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया, और तुम्हारी इतनी प्यारी एक बेटी भी है। निहारिका अहम के सामने भोले बनने का नाटक कर रही थी। वह लगातार सवाल किए जा रही थी, लेकिन सौम्या उसके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझ रही थी कि तभी अहम टोंट मारते हुए बोला, इससे कोई सवाल करने का कोई फायदा नहीं है निहारिका। क्या तुम्हें याद नहीं कि 8 साल पहले इसने क्या किया था? यह कहीं भी किसी से कोई भी हरकत कर सकती है, और हो सकता है यह बेटी भी उसकी किसी हरकत का ही नतीजा हो। नाजायज औलाद। अहम ने अपना आखिरी शब्द दबी आवाज में कहा, लेकिन वह शब्द सौम्या के कानों तक पहुंच चुका था। सौम्या अपने लिए तो सब कुछ सुनने को तैयार थी, लेकिन जब अहम ने उसकी बेटी को नाजायज बोला तो वह तिलमिला उठी और बोली, क्या क्या बोला तुमने अभी? नाजायज किसको बोला? अपने कान खुले रखा करो। इस बच्ची को नाजायज बोला मैंने। अब तो सुन लिया ना ठीक से? इतना सुनते ही सौम्या ने इस बार अहम को जवाब अपने हाथों से दिया और एक जोरदार तमाचा अहम के गाल पर जड़ दिया। अहम एक पल के लिए सहम सा गया। उसे पता भी ना था कि 8 साल पहले जो लड़की उसे टूट कर प्यार करती थी, आज वह उसे इस तरह सबके सामने थप्पड़ मार देगी। यह सब देखकर निहारिका बोली, दीदी, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। चुप कर निहारिका, अगर तुमने भी मेरी बेटी के लिए एक शब्द और निकाला तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगी? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अहम सौम्या की तरफ बढ़ा ही था कि फिर से रोही सामने आकर उससे बोलती है, ओ मिस्टर, आप मेरी मम्मा को इस तरह परेशान नहीं कर सकते, समझे? अहम रोही के बार बार इस रवैये से परेशान हो उठा। वह रोही को धक्का देने ही वाला था कि तभी एक शख्स ने रोही को अपने गोद में उठा लिया और बोला, बेबी, कैसी हो आप? रोही उस आदमी के गोद में पहुंचते ही बोल पड़ी, डैडी डैडी। अहम के गुस्से से रोही को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉयल्स ग्रुप का मालिक विशाल ही था। विशाल की गोद में इस तरह रोही को देखकर अहम और निहारिका हक्के बक्के रह गए। विशाल और अहम भली भांति एक दूसरे से परिचित थे।
रोही ने बिना देर किए विशाल से अहम और निहारिका की शिकायत की। देखो ना डैडी, ये दोनों मम्मा को कब से तंग कर रहे हैं। क्या अब तुम इस बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती? विशाल भले ही रोही को फ्लाइट में मिला था, लेकिन विशाल का रोही से जो लगाव हो चुका था, उसके चलते वह दूर से ही रोही के जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब अहम और निहारिका सौम्या से बहस करने लगे तो ऐन मौके पर रोही को बचाने के लिए विशाल ने बीच में आना ही जरूरी समझा। सौम्या विशाल की बातें सुनकर एकदम शांत थी। उसे जरा सा भी अंदाजा ना था कि जिसके ऊपर उसने फ्लाइट में पानी फेंका था वो इस वक्त पर आकर उसकी मदद करेगा। मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को बोला था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर, गाड़ी कब से इंतजार कर रही है। सौम्या को तो एक बार कुछ समझ में ही नहीं आया कि विशाल क्या बोल रहा है, लेकिन इस वक्त उसे अहम और निहारिका के सामने से निकल जाना ही सही लग रहा था, जिसके लिए सौम्या ने भी विशाल के नाटक में साथ देना ही सही समझा। ठीक है, चलो चलते हैं। सौम्या ने आंखों ही आंखों में विशाल को बता दिया कि वह इस नाटक में उसके साथ है। रोही अपने अंकल और मम्मा को इस तरह देखकर खुशी से चिल्ला पड़ी। वाओ, हम लोग डैडी के साथ जाएंगे। तुम लोग गाड़ी में चलो, मैं आता हूँ। उनके वहाँ से निकलते ही विशाल अहम के एकदम नजदीक आकर गुस्से में बोला, अगर दोबारा तुमने उस बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, लेकिन अगर तुमने कोई घटिया हरकत उस बच्ची के साथ की तो देख लेना मुझे। विशाल इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से निकला ही था कि तभी विशाल की देरी के कारण वहाँ उसका असिस्टेंट रितेश भी आ गया। वह सौम्या को विशाल की गाड़ी में बैठा देखकर हैरान रह गया। उसने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए अपने मालिक विशाल को बीच में ही रोक लिया और बोला, सर, ये लड़की आपकी गाड़ी में क्या कर रही है? क्या आप इसे पहले से जानते हो? अरे नहीं रितेश, वो जो प्यारी सी छोटी सी बच्ची है ना, थोड़ी देर पहले उससे मैं इतना अटैच हो गया कि जैसे लगा वो मेरी अपनी ही बेटी है। पर सर, ये तो वही लड़की है जिसको अहम और उसकी कंपनी वालों ने आपको फंसाने के लिए 8 साल पहले आपके कमरे में भेजा था। क्या क्या बोल रहा है रितेश तू? हे भगवान, तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे आज। रितेश, तू इन्हें फटाफट इनके जाने की जगह पर छोड़ कर आ, और जितना जल्दी हो सके इस लड़की से मेरी किसी खुफिया जगह पर मीटिंग अरेंज कर। सौम्या अहम और निहारिका के व्यवहार से पूरी तरह से परेशान हो उठी थी, इसीलिए वह घर न जाकर एक होटल में ठहरने का प्लान कर लेती है। जब गाड़ी होटल के सामने जाकर रुकती है तो विशाल का असिस्टेंट रितेश सौम्या से बोलता है, मैम, विशाल सर कल 10 बजे आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे सर से नहीं मिलना चाहती, जाके बता देना। पर मैम, आपका उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार विशाल सर से मिल लो। मम्मा, मिल लो ना इस बार उस अंकल से, आखिर उन्होंने हमारी कितनी मदद की। प्लीज मम्मा, उसी बहाने मैं भी उनसे एक बार और मिल लूंगी। ठीक है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि मैं आऊंगी, लेकिन मैं सोचूंगी। अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। सौम्या बहुत सोचती है, रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। सुबह जब दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पी रहे होती हैं तो रोही, तो मम्मा, आपने क्या सोचा? हम मिलने चल रहे हैं ना अपने कूल अंकल से। चलो ना मम्मा, प्लीज, बस एक बार लास्ट टाइम मिलाते हैं ना उनसे। अंततः सौम्या विशाल से मिलने को तैयार हो जाती है। विशाल का असिस्टेंट सौम्या और रोही को लेकर विशाल के पास जाता है। वहां पहुंचते ही सौम्या बोलती है, कहिए आपको क्यों मिलना था मुझसे? मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज वो रोही वाली बात को बढ़ाकर मुझे और डिस्टर्ब मत कीजिएगा। पहले आप बैठो तो सही, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जो आपके साथ 8 साल पहले बीत चुका है। मैं उसके बारे में आपसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने पुराने दिनों को याद नहीं करना है। और आप भला क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे साथ 8 साल पहले क्या हुआ था? क्योंकि उस रात धोखे से नशे की हालत में मुझे राइस ग्रुप वालों ने तुम्हारे साथ कमरे में। इसके पहले विशाल और आगे बोलता, सौम्या रोती हुई बीच में ही बोल पड़ी, क्या तुम थे उस रात मेरे साथ? सौम्या और विशाल सारी आपबीती एक दूसरे को बताते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने को राजी हो जाते हैं, जिससे रोही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मम्मा,
अब मैं हमेशा के लिए इन्हें डैडी बोल सकती हूँ ना। इनकी आंखें, बाल सब मिलते जुलते हैं मुझसे। ये मजा आ गया। रोही तो बहुत खुश थी, लेकिन सौम्या अभी भी उदास थी। तो विशाल ने उससे पूछा, क्या हुआ सौम्या, अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? हाँ विशाल, मैं सबको सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाला गया था। ये दाग लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। कल ही मेरे परिवार में एक फंक्शन है, वहाँ वो सारे लोग होंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। क्या तुम उनके सामने सारी सच्चाई बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच्चाई तो सबको पता चलनी चाहिए। दूसरे दिन सौम्या के घर में सभी इकट्ठा होते हैं, तो विशाल और सौम्या निहारिका की सारी करतूत सबको बताते हैं, जिससे निहारिका और उसकी माँ की थू थू होने लगती है। सौम्या के पिता राकेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह सौम्या से माफी मांगते हैं। अहम नजरें झुकाए सौम्या के सामने खड़ा रह जाता है। वह भी निहारिका को छोड़कर चला जाता है। निहारिका और उसकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ही सौम्या और विशाल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। तो शादी के मंडप में रोही चहक उठती है। ये फाइनली हमेशा के लिए मेरे डैडी मुझे मिल ही गए।